Planck quantum derivation. अच्छा बेटा ये टॉपिक हमने कल स्टार्ट किया था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एंड डेरिवेशन ऑफ E इक्वल्स जी बेटा अच्छा बेटा इस तरह आवाजें लेने की बजाय ना जाके उनके बेंच पे काम जाके ले लिया अच्छा बेटा वो रजिस्टर ले लिया था सर वो दोनों छोटी की बात चलिए ख्याल रखना लास्ट में करना वो काम उसको मुकम्मल करके मुझे देना पड़ेगा अच्छा बेटे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हम कल स्टार्ट की थी हमने और इसका बेटे एक कल पोस्टुलेट आपने देखा था जो कह रहा था एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू ठीक है बेटे अच्छा बेटे अगर बोल देते हैं भाई इसमें बेटे ई एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है एच प्लैंक्स कांस्टेंट को और ये जो है न्यू तीनों की कल बात उसके बारे में अच्छा तो आज बेटे हम उसी कंसेप्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं कल मैंने आपको बेटे समझाया था कि जब आप पानी के अंदर कुछ स्टोन फेंकते हैं तो लेयर बनती है आपने जो है ना ये बेटे स्टोन आपने फेंका यहाँ पे पानी के अंदर और यहाँ से आप देखते हैं कि वेव्स निकलनी शुरू हो जाती हैं यस इस तरह से अच्छा एक चीज बेटे मैंने आपको कल बता दिया था कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन था यानी एक मैंने बताया था आपको कि जितनी एनर्जी ज्यादा होगी ना इतनी फ्रीक्वेंसी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वेव की फ्रीक्वेंसी का मैंने आपको समझाया था कि समझ लें अच्छा बेटे इसको खोल लो बच्चे काफी लगता है बाहर गए हुए जैसे जैसे आते जाए ना तो आपको बार बार पूछना ना पड़े हाँ बेटे आप आपके दरवाजा साफ कर रहे हैं लेकिन खुद ही ना लॉक ना करें लॉक ना करें वैसे साफ कर दें बस अच्छा तो ये मैंने बताया था कि आप फ्रीक्वेंसी को उसकी स्पीड समझ सकते हैं जितनी किसी वेव की स्पीड ज़्यादा होगी उतनी उसके अंदर एनर्जी भी ज़्यादा होगी और मैंने यहाँ से समझाया था कि ये जहाँ से वेव प्रोड्यूस होती है वहाँ उसके अंदर एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी जैसे जैसे वेव दूर जाती है उसकी एनर्जी कम होती जाती है उसकी स्पीड भी कम होती जाती है जहाँ आप देखते हैं कि स्पीड बहुत ज़्यादा होती है जैसे जैसे दूर जाती है उसकी स्पीड और एनर्जी दोनों ये बेटे ये पोस्टुलेट था प्लैंक और आज बेटे हम देखेंगे कि ये जो वेव्स हैं इनको आप जानते हैं बेटे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं एक ये वेव इस तरह से चल रही होती है इसमें बेटे ये जो ऊपर आपको ये बाहर नजर आ रहे हैं ये वाले इनको क्या कहते हैं शाबाश इनको बेटे क्रैश कहते हैं और ये जो आपको बेटे ये नीचे ये वाले उभार नजर आ रहे हैं ये इनको ड्रॉप करें अच्छा बेटे आपको नजर आ रहा है वहां से ठीक है अच्छा अब बेटे ये जो एडजेसेंट आप दो कोई से ड्रॉप ले लें या एडजेसेंट कोई दो से आप ये क्रेस्ट ये जो ऊपर क्रेस्ट है ये ले लें एडजेसेंट का मतलब है कंजेक्टिव जो साथ साथ है ये नहीं कि आप एक इसका क्रस्ट ले लें और अगला क्रस्ट वो आगे जाके ले लें ऐसा है ये साथ साथ जो क्रस्ट है उनको लेना है तो ये जो डिस्टेंस होगा ना बेटे इनको हम वेवलेंथ कहते हैं यानी ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको क्या नाम देते हैं वेवलेंथ इसी वेवलेंथ को बेटे जो है ये ग्रीक लेटर है बेटे जिससे हमने इसको जाहिर किया है इसको लैम्डा है LAM ये बेटे ग्रीक लेटर है ठीक है इसी तरह बेटे ये जो मैंने आपको बताया था ये भी ग्रीक लेटर है न्यू इसको ठीक है और ये जो लैम्डा है ये भी बेटे ग्रीक लेटर है और ये जाहिर करता है वेव की लेंथ एक क्रेस्ट से लेकर उससे जो अगला क्रेस्ट है वहां तक कितनी लेंथ है कितना डिस्टेंस है इसको क्या कहते हैं
इसको लैम्डा और इसका नाम वेव लेंथ। इसका नाम ही बेटे जाहिर कर रहा है कि वेव की लेंथ कितनी है। ठीक है, ये बात। अच्छा बेटे फिर अब ये जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है, इसका वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन है लैम्डा के साथ? ये बेटे आपने बेटे पेज कीजिएगा मुझे पूरा पेज, इसको रब करने के लिए। अच्छा बेटे ये फ्रीक्वेंसी को आप जानते हैं कि आप स्पीड समझ सकते हैं बेटे उजैन? आप बेटे उठ के यहाँ आ जाओ सामने, या इस बाइक के साथ नहीं करता, मैं हूँ ना बिल्कुल था। अच्छा इधर अपनी कॉपी और वो ले आओ, बुक ले आओ आप। चलो ठीक है। अच्छा बेटे ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको आप स्पीड समझ सकते हैं। अच्छा यहाँ देखें बेटे, आप गौर करें कि ये जहाँ स्पीड ज्यादा है, एनर्जी भी ज्यादा है, वहाँ वेवलेंथ कैसी है? छोटी है ना। जैसे जैसे बेटे आप दूर जाते हैं वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, लेकिन वेवलेंथ इंक्रीज होने के साथ साथ उसकी स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? स्लो हो रही है। ये चीज आप नोट कर रहे हैं कि जहाँ वेवलेंथ छोटी है वहाँ स्पीड ज्यादा, और जहाँ वेवलेंथ ज्यादा है वहाँ स्पीड कम है। इससे पता चल रहा है कि इनमें इनवर्स रिलेशन है। इनमें इनवर्स का मतलब होता है कि एक चीज बढ़े और दूसरी कम, या एक चीज कम और दूसरी बढ़े, उसको क्या कहते हैं? इनवर्स रिलेशन। अच्छा अब बेटे ये प्रोपोर्शनैलिटी को जब बेटे खत्म करते हैं, इक्वल में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ एक कांस्टेंट लगता है जिसको C कहते हैं। और C जो है बेटे इसको हम स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं। ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ी होगी। C क्या चीज है बेटे? स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट बेटे ये आप जानते हैं 2.99 × 10 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड। आप जानते हैं स्पीड की यूनिट होते हैं। मीटर पर सेकंड क्या है? स्पीड की। तो ये बेटे आपने ओवरऑल याद कर लेना है। ये आपको वैसे एमसीक्यू में भी काम आ सकती है चीज, और वैसे एक नॉलेज के लिए भी बेटे ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फिजिक्स में भी ये यूज होती है। अच्छा बेटे इसके साथ एक और कंसेप्ट हमारे पास है वेव नंबर का। वेव नंबर। अच्छा वेव नंबर होती है बेटे कि आप कोई यूनिट लेंथ ले लें, यानी यहां से लेकर आप यहां तक लेंथ ले लें, यूनिट लेंथ ले लें। फर्ज करें ये बेटे आप ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर, या आप इसको ले लेते हैं 1 मीटर या 1 डेसिमीटर। यूनिट का मतलब है एक। यूनिट का क्या मतलब होता है? एक। यानी आपने यूनिट लेंथ लेनी है, वो आप यहां से लेकर यहां तक कोई भी यूनिट डिसाइड कर सकते हैं। इस बेटे यूनिट लेंथ के अंदर जितनी वेव्स पाई जाती हैं, जितने उसको वेव नंबर कहते हैं। यानी एक बेटे यूनिट लेंथ आप कोई भी मार्क कर लें, उस लेंथ के अंदर जितनी वेव्स पाई जाती हैं उसको क्या कहते हैं? वेव नंबर। वेव नंबर। और उसको बेटे रिप्रेजेंट करते हैं म्यू बार से। यानी यही जो आपके पास फ्रीक्वेंसी थी, इसके ऊपर छोटी सी लाइन लगा देते हैं। मेरे बेटे आप उठ के यहाँ आ जाओ बेटे, खड़े हो जाओ। आपने खड़े रहना। अच्छा बेटे ये न्यू के ऊपर जो ये बार डाल देते हैं, ये किसको ज़ाहिर करता है? ये बेटे लफ्ज भी अपनी वजाहत खुद कर रहा है कि एक यूनिट डिस्टेंस के अंदर कितनी वेव्स पाई जाती हैं। यानी कोई आप मार्क कर रहे हैं यूनिट लेंथ, उसके अंदर जितनी वेव की तादाद होगी उसे क्या कहते हैं? वेव नंबर। वेव नंबर। और एक बेटे जो वेव की लेंथ है उसको क्या कहते हैं? एक शाबाश लैम्डा। जो एक वेव की लेंथ है उसे क्या कहते हैं? लैम्डा। और अगर बेटे ये यूनिट जो आपके पास लेंथ है इसको हम 1 कहें, यानी 1 मीटर कह लें, 1 सेंटीमीटर कह लें, यानी कोई यूनिट लेंथ है, उसको डिवाइड करें आप बेटे एक वेवलेंथ से, तो आपके पास क्या चीज आ जाएगी? 1। आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेव्स आ जाएंगी जो इस लेंथ के अंदर पाई जा रही हैं। नहीं बात की समझ आएगी? यानी आपने बेटे एक यूनिट लेंथ डिसाइड कर ली।
और आपने उस यूनिट लेंथ को एक वेव की लेंथ के साथ डिवाइड कर दिया, तो आपके पास क्या आंसर आएगा? टोटल नंबर ऑफ वेव्स जो इसके अंदर पाई जा रही है। यस सर। नहीं बात की समझ आई? यस सर। यानी आपके पास बेटे फर्ज करें एक 1 kg है, ये 1 kg चीज है, और आपके पास बेटे एक इसका जो यूनिट है 100 ग्राम है, तो आप देखना चाहते हैं कि इसके अंदर कितने 100 ग्राम पाए जा रहे हैं, तो क्या करेंगे? इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। यस सर। तो इसी तरह बेटे ये आपके पास यूनिट लेंथ है और आपके पास एक वेव की लेंथ भी गिवन है, तो आप ये देखना चाहें कि इसके अंदर कितनी वेव्स हैं, तो इस एक वेवलेंथ के साथ उसको डिवाइड कर दें। इस बात की समझ आ गई बेटे? यस सर। तो ये बेटे आपके पास इक्वेशन बन गई, वेव नंबर इक्वल्स टू 1/λ। अच्छा, अगर बेटे इसको आप इक्वेशन कह दें 1, ये जो हमारे पास प्लैंक का एक पोस्टुलेट ही था, और इसको इक्वेशन कह दें अप टू, और इसको कह दें 3। अब बेटे ये जो आपके पास 1/λ की वैल्यू यहाँ 3 इक्वेशन में निकल रही है, क्या निकल रही है? न्यू बार। ये अब यहाँ पुट कर दें, यहाँ बेटे आप लिखेंगे value of 1/λ equals to new bar from equation 3 in equation 2। in equation 3 से 1/λ की ये जो वैल्यू है अब यहाँ पे पुट कर दें, तो हमारे पास इक्वेशन सेकंड की क्या सूरत बन जाती है? जी बेटे ये बेटे इज इक्वल टू न्यू बार, ये लिखा है। ये बेटे ये वाली इक्वेशन लिखी है ना। अच्छा, अब बेटे ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास न्यू की क्या वैल्यू आ जाएगी? न्यू इक्वल्स टू सी, और 1/λ की क्या वैल्यू है बेटे? न्यू बार, ये बात। अच्छा, अब बेटे ये जो इक्वेशन आपके पास बनी है इसको आप इक्वेशन 4 कहते हैं। अच्छा, ये बेटे आपके पास किसकी वैल्यू आई है? न्यू की। अच्छा, ये बेटे न्यू की वैल्यू आप इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें। उसी चीज को बेटे दोबारा लिखें, पुटिंग value of new equals to C new bar from equation 4 in equation 1। फिर बेटे एक बात किसकी आ रही थी? कश्यप आपकी आ रही थी? खड़े हो जाओ बेटे। in equation 1 we get, अब बेटे हमारे पास इक्वेशन 1 में जब ये न्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी? E इक्वल्स टू H इंटू इसकी वैल्यू थी बेटे C इंटू न्यू बार। यानी ये वही चीज है बेटे जो हमने प्रूव करनी थी। दैट इज द रिक्वायर्ड प्रूफ। इसको बेटे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, E इक्वल्स टू H C न्यू बार। यही चीज बेटे आपने प्रूव करनी थी। अच्छा बेटे आप ये चीज नोट की होगी कि मेरा मेथड जो है वो आपकी बुक से थोड़ा बहुत वेरी करेगा, तो वो चूंकि मेरा अपना बेटे मैथ्स का फिजिक्स का बैकग्राउंड है, तो इस वजह से बेटे मैं इन चीज़ों को ना अपने ज़हन से करता हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि जो बेटे इजी वे है मैं आपके लिए वो डालूँ। तो अगर बेटे आपको इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं मुझसे। जी बेटे हाँ, ये बेटे मैं आपको, मुझे पता है बायो के बच्चे हैं तो मैं इसको इजी कोशिश करता हूँ करने की। ये आसान भी हो जी आसान भी बहुत हाँ, और जी लेकिन
बेटे अब जो है ना आपके पेपरों से आपका पता चलता है कि आप कितनी तैयारी कर रहे हैं, और टेस्ट वाले दिन मैं देखता हूँ कि क्या हालत होती है आपकी। असल में आपको बेटे अभी वैल्यू का पता नहीं पड़ा कि बाकी दुनिया पाकिस्तान की ये बात समझ चुकी है कि एग्जाम में जो पाकिस्तान का सिस्टम जा रहा है, आपने अच्छे नंबर लेने हैं तो उसका वाहिद तरीका टेस्ट है। आप टेस्ट दें। और बड़े शहरों के अंदर बेटे टेस्ट सेशन होते हैं बच्चों के। अकेडमियों को बच्चे हज़ारों लाखों रुपए पे करते हैं सिर्फ टेस्ट सेशन में अपीयर होने के लिए, क्योंकि उनको समझ आ चुकी है कि हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है इसमें आपने जायज़ तरीके से अच्छे नंबर लेने हैं तो वो आपको टेस्ट देने पड़ेंगे। तो जो वाला तरीका यूज करें वो बेटे अपने साथ धोखा है, वो अपने साथ धोखा है, कौम के साथ धोखा है। तो वो बेटे हमारे मुसलमानों का तरीका नहीं है। जी बेटे कौन सा बेटे? ये इक्वेशन 2 ये आगे सर वी गेट ये इसका मतलब होता है कि ये चीज़ हमें हासिल होती है, मिलती है। कोई बेटे और चीज़ आपको नहीं समझ आई तो क्या है साजी एकदम सारे 70 सीसी 70 अगर होना वो एक लीटर पर कितना किलोमीटर चल सकती है? वो बेटे क्वेश्चन मेरा इररिलेवेंट है, फिजिक्स वाले हिसाब से लीजिएगा। हां फिजिक्स वाले हिसाब से। अच्छा बेटे इसको रेस करें बच्चों ने, इसको थोड़ा सा अच्छा बेटे आपको देखो इतनी आसानी सहूलत हो गई है कि जितने हमारे बेटे पिछली क्लासें हैं सारी अब नेट पे अवेलेबल हैं। अगर आपका बुक को किसी वक्त बेटे आपका बुक को रीड करने को नहीं भी जी करता तो आप बेटे वहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। बेटे उधर से कोशिश अच्छा बेटे ये कि आप जी किसी बच्चे ने क्रैक नहीं किया, किसी बच्चे नहीं सर। सर ये सब्सक्राइब किया मेरे बेटे आपको खड़ा किया था मैंने। अच्छा बेटे आगे आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नील बोहर का मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। आप जानते हैं कि हमारे इस चैप्टर का नाम भी यही है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। लिहाजा इसमें जितनी चीज़ें बेटे डिस्कस की गई हैं वो एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेट कर रही हैं। अभी जो हमने टॉपिक आपका किया है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये भी एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेट करती है। अभी आपको यहाँ पता चलेगा बोहर के मॉडल। अच्छा बेटे बोहर के मॉडल की आपको उस वक्त तक समझ नहीं आएगी जब तक आपको ये ना पता हो कि इससे पहला जो रदरफोर्ड का मॉडल था वो क्या है। क्योंकि रदरफोर्ड के मॉडल पे जो साइंटिस्ट ने ऑब्जेक्शंस किए थे उनका आंसर करने के लिए नील बोहर ने मॉडल पेश किया था। अब आपको याद है बेटे कि रदरफोर्ड का क्या एटॉमिक मॉडल था? सर उसने न्यूक्लियस शाबाश शाबाश एटम के अंदर न्यूक्लियस हाँ गोल्ड का फाइल उसने बेटे यूज किया था। शाबाश आप बेटे खड़े खड़े होकर बताया था कि मुझे पता चला। सर बात नहीं है इनको भाइयों को अच्छा अच्छा बेटे मैं बात बता देता हूँ। यानी ये बेटे मैंने लास्ट भी एक क्लास के अंदर ना आपको बताया था कि नील बोहर ने रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई थी थिन गोल्ड फॉइल पे। और उस एक्सपेरिमेंट से उसने ये कंक्लूजन लिया था कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है एटम के अंदर। न्यूक्लियस को उसने डिस्कवर किया था। और फिर उसने बेटे जो एटॉमिक मॉडल दिया था ना, उसने कहा था कि ये अगर न्यूक्लियस है एटम का तो उसने कहा था कि जो प्रोटॉन है वो इसके अंदर पाए जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन उसने कहा था कि वो इसके गिर्द घूम रहे हैं। और उसने इसको बेटे रिसेंबल करवाया था हमारे सोलर सिस्टम के साथ। सोलर सिस्टम में
जिस तरह के हमारा सोलर सिस्टम है ना कि सन है और हमारी अर्थ और बाकी जो बेटे हाँ प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड मूव कर रहे हैं। जी बेटे क्वेश्चन की नहीं समझ आएगा हाँ ये बेटे फिजिक्स वाले सर से ये भी कीजिएगा हाँ ये भी फिजिक्स अच्छा अभी बेटे इस पे फोकस करें हमारे काम पे फोकस करें रदरफोर्ड ने जो अपना बेटे एटॉमिक मॉडल था उसने उसको रिजेंबल किया सोलर सिस्टम के साथ जो हमारा सन और प्लैनेट्स का बेटे सिस्टम है ना सोलर सिस्टम उसने कहा कि बिल्कुल एटम भी इसी तरह से है एटम का भी सेंटर है इसको सन ले लिया न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन है उसने कहा कि कॉन्स्टेंटली न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर अच्छा ये बेटे जो रदरफोर्ड का मॉडल था इस पे जो साइंटिस्ट कम्युनिटी थी उन्होंने बेटे ऑब्जेक्शंस करने शुरू कर दिए रदरफोर्ड ने बेटा ये मॉडल कब दिया था बेटे 1911 में शाबाश रदरफोर्ड का मॉडल था बेटे 11 में किया और 1920 में 1911 में था बेटे हाँ 1920 जी बेटे हाँ वो बेटे इतना छोटा होता है कि हम आँख से देख नहीं सकते इवन कि अभी साइंटिस्ट ने भी एटम को आंखों से नहीं देखा उन्होंने खुर्दबीनों के साथ भी नहीं देखा हाँ ये एक्सपेरिमेंट्स इसका प्रूव होता है जो हम एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर रहे जिस तरह प्लैंक ने किया था एक्सपेरिमेंट तो उसने बता दिया कि ये जो मतलब एनर्जी है ये किस तरह से इवॉल्व हो रही है ये एक्सपेरिमेंट से करते हैं तो जो रदरफोर्ड का मॉडल था बेटे ये कब आया था 1911 तो अब इस पे साइंटिस्ट कम्युनिटी की तरफ से ना इतराज़ात आने शुरू हो गए उन्होंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन हम न्यूक्लियस के अराउंड मान लें कि रिवॉल्व कर रहे हैं तो ये चीज़ सारे लोग जानते हैं कि जो चीज़ रिवॉल्व करती है कॉन्स्टेंटली वो एनर्जी रेडिएट करती है जो चीज़ कॉन्स्टेंटली रिवॉल्व करती है वो और जब ये एनर्जी रेडिएट करेगा तो इसको फिर चाहिए कि ये एनर्जी कम होते 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 ये एट द लास्ट न्यूक्लियस के अंदर जाके कोलैप्स कर जाए इसको गिर जाना चाहिए न्यूक्लियस के अंदर तो जो है ऐसा नहीं हो रहा तो रदरफोर्ड का मॉडल उन्होंने कहा कि ठीक नहीं है इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है फिर बेटे जो आपका नील बोहर था इसने 2 साल बाद यानी रदरफोर्ड का बेटे आप फिर खड़े हो रहे बता बेटे बाहर निकला अब बेटे वो बाहर खड़े हो जाते यहाँ ऐसे बेटे नील बोहर ने मॉडल अपना कब दिया था 19 यानी 2 साल बाद रदरफोर्ड ने 11 में दिया था इसने 1913 और जो बेटे रदरफोर्ड पे ऑब्जेक्शंस साइंटिस्ट ने किए थे इसने नील बोहर ने बेटे उनके आंसर किए थे ठीक है और इसने नील बोहर ने जो बेटे हेल्प ली थी वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से ली थी तो अभी हमने बेटे पढ़ी है ना यस नील बोहर ने बेटे इसका यूज किया था और आप जानते हैं प्लैंक की क्वांटम थ्योरी कब आ गई थी 1900 शाबाश 1900 में यानी कि रदरफोर्ड के टाइम में भी क्वांटम थ्योरी आ चुकी थी लेकिन जो है वो इससे हेल्प नहीं ले सका उसके सामने नहीं थी या उसको इसकी समझ नहीं आई तो फिर नील बोहर ने बेटे क्वांटम थ्योरी से हेल्प ली और जो लोगों ने रदरफोर्ड के मॉडल पे ऑब्जेक्शंस किए फिर नील बोहर ने उनको आंसर किया नील बोहर ने बेटे सबसे पहली बात तो ये की उसने कहा कि ये जो एटम रिवॉल्व कर रहे हैं ना न्यूक्लियस के अराउंड उसने बताया कि वो ऐसे अपनी मर्जी से जहां उनका जी करता है वो रिवॉल्व नहीं करने लग जाते बल्कि उसने बताया कि फिक्स्ड पाथ्स हैं बत्ती 32 फिक्स्ड ऑर्बिट या इन्हीं को आप पाथ भी कह सकते हैं
इसने कहा कि फिक्स ऑर्बिट्स हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ऐसा नहीं कि जो इलेक्ट्रॉन जहां जी करे वो जाना ना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होता। यस सर। एक इलेक्ट्रॉन है बेटे यहाँ पे, वो अपने इस ऑर्बिट के ऊपर ही बेटे उसने कहा कि मूव करता है, अपने इस ऑर्बिट में ही मूव करता है, इस ऑर्बिट से डेविएट नहीं करता। ठीक है, ये पहला पोस्टुलेट था बेटे बोहर का, यानी फिक्स्ड ऑर्बिट, इसका कंसेप्ट इसने दिया। रदरफोर्ड ने इसको फिक्स नहीं किया था, उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन बस रिवॉल्व करते हैं। यस सर। उसने बस ओपन बात कर दी थी, तो इसी वजह से उस पर ऑब्जेक्शन आया। लेकिन नील बोहर ने कहा, उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं जहां मर्जी जाने आने शुरू हो जाए, फिक्स पाथ है। यस सर। यानी अगर ये पाथ है इस इलेक्ट्रॉन का तो ये इसी पे मूव करेगा, ये इधर इधर नहीं जाएगा, यस सर। डेविएट नहीं करेगा। यस सर। एक बात। दूसरी बात उसने कहा कि अगर ये इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है अपने से ऊपर वाले पाथ पे, तो इसको एनर्जी लेनी पड़ेगी, उतनी एनर्जी के ये यहाँ तक जंप कर सके। अगर इसको एनर्जी मिलती है थोड़ी, जो इसको यहाँ तक ले जा सकती है या यहाँ तक ले जा सकती है या यहाँ तक ले जा सकती है, तो ये अपना पाथ नहीं छोड़ता। समझा रही बात? यस सर। जब तक इसको पूरी एनर्जी नहीं मिलती कि जो इसको यहाँ से जंप करा के यहाँ पे ले जाए, ये अपने इस पाथ को नहीं छोड़ता, यही करता है। बात किसी में याद है? अच्छा, ये बात। फिर दूसरी बात इसने कही कि अगर ये इलेक्ट्रॉन अपने से नीचे वाले ऑर्बिट पे जाना चाहता है, तो इसके लिए भी इसको उतनी एनर्जी रेडिएट करनी पड़ेगी, खारिज करनी पड़ेगी कि ये यहाँ से जंप करके ये यहाँ तक जाएगा। और अगर ये उससे कम एनर्जी, यानी यहाँ तक जो एनर्जी इसको ला सके उतनी रेडिएट करता है, या जो यहाँ तक ला सके, या ये नहीं निकलता वहां से, उसके अंदर ही रहता है। मतलब ये सर जब तक ये अपनी एनर्जी पूरी नहीं करेगा, शायद एक खास, यानी जो एनर्जी की अमाउंट है वो भी एक खास फिक्स है, फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर ये रेडिएट करेगा या अब्सॉर्ब करेगा तो फिर ये दूसरे ऑर्बिट में जाएगा, वरना ऑर्बिट नहीं अपना छोड़ता है। सारे एक कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। होते हैं। अच्छा बेटे, ये बात इसने फिर ये बात बताई कि अगर बेटे ये जो हायर एनर्जी का लेवल है, ये वाला, इसको आप E2 कहते हैं, यानी ये एनर्जी का हायर लेवल है, और ये वाला जो है E1 है, ये जहां ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो आपने मालूम करना कि एनर्जी कितनी उसको चाहिए, तो उसको डेल्टा E कहते हैं। डेल्टा का मतलब होता है बेटे चेंज। यस सर। यानी चेंज इन एनर्जी, आप जो इसकी E2 की एनर्जी है ऊपर वाले लेवल की, उसमें से नीचे वाले लेवल की एनर्जी माइनस करें तो आपके पास एनर्जी की अमाउंट आ जाती है जितनी इसको चाहिए, ऊपर जाने के लिए या नीचे आने के लिए। और ये एनर्जी बेटे वही जो प्लैंक्स की यूनियन हमने पीछे पढ़ी है, वो कौन सी थी बता? न्यू। उसने कहा ये मिकदार इसको एनर्जी की चाहिए। बेटे चीज क्लियर हो गई? यस। तो बेटे ठीक है, इंशाल्लाह ताला अब आपका ऑफ हो गया है, आज हम यहीं तक काम रखते हैं। इंशाल्लाह ताला बेटे नेक्स्ट से आगे बात करेंगे।